वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए पॉलिटिक्स चैप्टर 3 फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्ट 1 है। ये पार्ट में कितने में आएगा मैं नहीं बता सकती, 1 2 3 पार्ट तो आएंगे ही आएंगे। तो इसको मैं फुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका पहले चैप्टर का मैंने टेस्ट भी ले लिया है। और उस टेस्ट को अगर आपने नहीं किया है या वो 2 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप जाके उसको पढ़िए और अपना फीडबैक दीजिए और आप बताइए क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और लोगों को शेयर करिए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे मेरा अकेले मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि लोगों तक तो चीज़ें पहुँच ही नहीं रही हैं। तो आप लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए और पार्टिसिपेट करिए, थोड़ा कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है। और ये पॉलिटी का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, जैसा कि मैंने बताया है पॉलिटी लक्ष्मीकांत का सीरीज स्टार्ट हो गया और कंप्लीट मैं करूंगी अगर आप लोग अपना पार्टिसिपेशन देंगे, नहीं तो मैं यहीं पर बंद कर दूंगी, ठीक है। तो आप कैसा क्या चाहते हैं कि ये सीरीज चले या बंद हो जाए, या आप बताइए, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ओके। तो आज फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या हुआ, सबके बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। और कुछ पिछले मतलब पिछले लेसन में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे जिसका आंसर आप तो देते ही नहीं है। फिर भी मैं उम्मीद करूंगी कि आप उसका आंसर जरूर देंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बन गया, लेकिन कितने दिन में बना था, हाउ मेनी डेज, कितने दिन में बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसको बताएंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ये सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारा इंडिया का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू, तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरह से क्लासिफाइड किए जाते हैं, पहला रिटन, दूसरा अनरिटन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेरिका का है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ब्रिटिश का, ठीक है। तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, अनरिटन है, मतलब पुराने जैसे कि कोई केस आ गया तो पुराने दस्तावेजों को ध्यान में रख के आगे की दस्तावेजों की सुनवाई की जाती है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन उसी तरह से रखा जाता है, ठीक है। इनमें हमेशा इस तरह से रहता है। तो ओरिजिनली 1949 कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1949 में बना था, कितनी तारीख को बन के तैयार हो गया था आप बताएंगे, को बना था। तो प्रियम्बल, प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, एक प्रस्तावना जोड़ी गई थी और 395 आर्टिकल, आर्टिकल और क्या थे, 22 भाग थे। अभी प्रेजेंट में कितने भाग हैं या अब यही बताया गया, मैंने पिछले लेसन में आपसे पूछा भी था कितने भाग थे। एंड 8 शेड्यूल, कितने भाग थे, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में प्रियम्बल, प्रियम्बल है ही, उसके बाद अबाउट 465 आर्टिकल्स हैं एंड 25 पार्ट्स हैं। पहले कितने थे, 22 थे, अभी कितने हैं, 25 हैं। और पहले कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे, अभी कितने हैं, 12 शेड्यूल। ओके, ये याद हो गया आपको, नहीं याद हुआ तो याद करिए, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। ओके। तो अमेंडमेंट सिंस 1951 हैव डिलेटेड, मतलब जो अमेंडमेंट हुआ था 1951 में उसमें 22 आर्टिकल और 7वां भाग, आर्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो 20 आर्टिकल लगभग और 7वां पार्ट जो था वो क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया था। और क्या ऐड किया गया था, 85 आर्टिकल ऐड किए गए थे, मतलब 20 आर्टिकल डिलीट किए गए थे, 85 आर्टिकल जोड़े गए थे। और आपके 7 पार्ट को तो डिलीट कर दिया गया था, लेकिन और पार्ट नए जोड़े गए थे, जैसे चौथा ए, फोर्थ ए, नाइन्थ ए, नाइन्थ ए, नाइन्थ बी एंड 14 ए। ओके, ये पार्ट आपके जोड़े गए थे। एंड 4 शेड्यूल, और 4 शेड्यूल भी जोड़े गए थे, 9 10 11 12। अगर आपने थोड़ा भी पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इन शेड्यूल में, इन पार्ट्स में क्या रखे गए हैं। और नहीं पता है तो आप थोड़ा देख लीजिए, अगर आपके पास नहीं तो इसको तो मैं आगे पढ़ाऊंगी पढ़ाऊंगी, ठीक है। नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हैज मेनी आर्टिकल एंड शेड्यूल। तो जैसा कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, ऐसा और किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, मतलब और किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। फोर्थ फैक्टर है कंट्रीब्यूटेड टू द एलिफेंट, क्या है, एलिफेंटाइन साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो 4 फैक्ट ऐसे हैं जिसके द्वारा इसको, इसके साइज को एलिफेंटाइन, मतलब जैसे हाथी की साइज, बड़ी साइज में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो फोर्थ फैक्टर में है जियोग्राफिकल फैक्टर, जैसे वास्टनेस ऑफ द आवर कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी, हमारे कंट्री जिस तरह से वास्टनेस है और जिस तरह से डाइवर्सिटीज है यहाँ पर, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत सारे धर्म जाति और बहुत सारे लोग हैं, उनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। और तो वास्टनेस तो है भाई कंट्री हमारे, पॉपुलेटेड, मेन पॉपुलेटेड वगैरह।
तो हिस्टोरिकल फैक्टर क्या है, हिस्टोरिकल फैक्टर भी मैटर करते हैं। तो 1935 में आपको याद है जब कॉन्स्टिट्यूशन रखने की बात हुई थी, उसके पहले भी बहुत सारे तो कानून थे ना, जिससे इंडिया में ब्रिटिश शासन कर रहे थे अपने कानून बना बना के। तो बहुत सारे, तो लगभग 200 200 कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 200, मतलब जो रूल्स हैं वो यहाँ से 1935 के मतलब 35 के रूल से लिए गए थे, ठीक है। तो बहुत बड़ा मतलब फैक्टर तो यही है 1935 का। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर बोथ। तो आपको पता है ना, सेंटर एंड स्टेट, तो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक ही कानून है। तो यहाँ पर अलग अलग कानून तो है नहीं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन छोटा होगा, तो सभी को मिला करके एक ही कानून, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। मतलब ना सेंटर और स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं है, बल्कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है उसके। चौथा फैक्टर है डोमिनेंस ऑफ लीगल लिमनरीज। तो डोमिनेंस ऑफ लीगल लिमनरीज मतलब जो हमारे वरिष्ठ जो कानूनी सलाहकार थे, वरिष्ठ थे, उनके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लोग थे, उनके द्वारा जो अमेंडमेंट किया गया, जो सोच विचार कर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, ताकि फ्यूचर में उसको ज़्यादा अमेंडमेंट करने की जरूरत ना पड़े। और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, जो हम लोग ब्रिटिश रूल से जो जो चीज जूझ चुके थे, जो टॉर्चर, जो मतलब का हम लोग के साथ अन्याय हुआ था, उन सबको देखते हुए हमारे कानून को इतना सुंदर बनाया गया, इतना फ्लेक्स, मतलब इतना अच्छा बनाया गया कि आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आपको कितने राइट्स, कितने फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज वगैरह सब कुछ दिए गए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन नॉट ओनली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर द गवर्नेंस, बट आल्सो डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन। मतलब जैसे कि संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत, बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान को भी विद्यमान किया गया है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन ही है, नॉट ओनली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ओके। और अदर जो होता है, जैसे कि और भी जो कानून है, मतलब अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करें तो have been to the ordinary legislation or stabilizing political conventions have also been included in the constitutional document itself in our constitution। तो इसके अतिरिक्त जो अन्य आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विधान अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाट जो भी होता है उनके पर छोड़ दिया जाता है, उन्हें भी मतलब जो अदर कंट्री में कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं। इसलिए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना मतलब लेंदी हो गया। तो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस वेरियस सोर्सेज। तो हमारे संविधान के जो विभिन्न विहित स्रोत हैं वो क्या हैं। तो बी आर अम्बेडकर प्राउडली, तो बी आर अम्बेडकर जी जो थे, उन्होंने गर्व के साथ कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फ्रेम्ड आफ्टर द रैंड स्कीम ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के जितने भी जाने माने कॉन्स्टिट्यूशन है, उनसे छान कर ही फ्रेम किया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सारे कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करके उसके बाद हम छानबीन कर जो जी अच्छी चीजें थी उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। तो स्ट्रक्चर पार्ट की बात करें तो डिराइव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर हम संविधान की अधिकांश ढांचागत हिस्सा की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। और अदर फिलोसफिकल पार्ट बात करें तो फिलोसफी मतलब दार्शनिक, जो दार्शनिक भाग उसकी बात करें तो मौलिक अधिकार और राज की नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम द अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया है, और जो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आइरिश का कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिया गया, आइरिश में किससे लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप बताइए सर्च करके, नहीं तो मैं बताऊंगी इसको, अगर आप पूछेंगे तो ही बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्ट की बात करें तो पॉलिटिकल पार्ट की बात करें तो ड्रॉन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है, हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इतने दिन तक तो पॉलिटिकल पार्ट ही तो राज किया हमारे इंडिया में, तो उन्हीं से हमने लिया क्या पॉलिटिकल पार्ट, ओके। प्रिंसिपल ऑफ द कैबिनेट, तो प्रिंसिपल, तो और ब्रिटिश से क्या लिया हमने, प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट। कैबिनेट गवर्नमेंट का जो प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं उसको भी हमने लिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, मतलब जो पॉलिटिकल पार्ट है जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ द कैबिनेट एंड रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ये सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कहाँ से क्या लिया गया, ठीक है। अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है बीन ड्रॉन फ्रॉम द कनाडा, और जो अदर छोटे मोटे प्रोविजन हैं कहाँ से लिए गए हैं, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी, कनाडा ऑस्ट्रेलिया जर्मनी और फ्रांस साउथ अफ्रीका जापान सो ऑन।
तो आप देख लीजिएगा एक बार कहाँ से क्या लिया गया है। हाउएवर क्रिटिसिज्म, हाँ इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन कैसे क्यों होता है, तो कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उधारी का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उधार लिया गया भाई, ऐसा कुछ तो है नहीं, कंटेनिंग नथिंग न्यू, और कहते हैं कि कंटेनिंग नथिंग न्यू, और इसने कुछ नया नहीं किया है, बल्कि ये देशों से उधार लिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं, ये इसका क्रिटिसिज्म होता है। तो ये तो अनफेयर एंड इलॉजिकल बात हुई, क्योंकि फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड नेसेसरी मॉडिफिकेशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया उसमें मॉडिफिकेशन की बहुत ही जरूरत थी। फीचर वॉरोड, हाँ फीचर वॉरोड किया गया, लेकिन उसकी सुटेबिलिटी के हिसाब से हमने अपने देश की फैकल्टी और जो फाल्ट फाल्ट के हिसाब से कोई फाल्ट ना हो इसको छानने के बाद विभिन्न देशों के अध्ययन के बाद ही तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। तो ये अनफेयर और इलॉजिकल है। तो वहीं अगर हम रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो रिजिडिटी क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिक्वायर्ड स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट, मतलब इसमें अमेंडमेंट करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर चाहिए होता है जो कि बहुत कठिन होता है, थोड़ा कठिन होता है अमेंडमेंट करना, जैसे अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अमेंडमेंट इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉ, जैसे कोई सिंपल कानून नहीं बनाया जाता, सेम वैसे ही सिंपल तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और ये होता है रिजिड। तो रिजिड कहाँ का है, अमेरिका का है, और फ्लेक्सिबल कहाँ का है, ब्रिटिश का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो नाइदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, सिंथेसिस ऑफ बोथ, तो ना ही रिजिड है ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। जैसे आर्टिकल 368 प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, तो आर्टिकल 368 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत दो तरह के अमेंडमेंट किए जाते हैं। जैसे होता है some provisions can be amendment by the special majority of the parliament, that is two-third majority of the member of the each house present and voting, and a majority that is more than 50% of the total membership of each house। तो जो संविधान में, तो संविधान के संशोधन की बात करें हम तो कुछ उपबंधों को संसद में जैसे विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दोनों सदनों में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। तो स्पेशल मेजोरिटी में क्या होती है, जो संसद में उपस्थित लोग होते हैं उनमें जो वोटिंग करते हैं, वोटिंग करने वाले जो लोग होते हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, और मेजोरिटी एंड 50% दोनों सदनों के लोगों की, मतलब जो दोनों सदनों में सदस्य होते हैं उनका बहुमत जो होना चाहिए, जो कि 50-50% होना चाहिए, मतलब प्रत्येक सदन के 50-50% से। ओके, सम अदर प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी, तो सम अदर प्रोविजन की बात करें तो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा क्या अमेंडमेंट किया जाता है, द पार्लियामेंट एंड विद द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ, जैसे और कुछ स्पेशल मेजोरिटी के अमेंडमेंट कैसे किया जाता है, इस मतलब उसका किया जाता है जैसे कि संसद की विशेष बहुमत और कुल राज्यों के अधिक से अधिक राज्यों के जो राज्य होते हैं उनके अधिक, जितने मान लो 28 राज्य हैं उनसे अधिक अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। एक किया जाता है 50%, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल वोटिंग मेंबर्स, और ये होता है 50% ऑफ द ईच हाउस मेंबर। ओके, इनका होता है, और इसमें क्या होता है राज्यों का दो या मतलब राज्यों का लगभग 50%, मतलब जितने राज्य हों उनमें जो अधिक वोटिंग पड़ेगा उससे होता है, मतलब टोटल रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, मतलब लगभग आधे राज्यों की सहमति से, आधे से अधिक राज्य नॉट हाफ, ठीक है। द मैनर ऑफ द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, तो इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह भी क्या किए जाते हैं, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। दीज अमेंडमेंट डू नॉट कम अंडर द 368, लेकिन इसको 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाता है। जैसे इसके अलावा कुछ संविधान के कुछ प्रावधान जो होते हैं विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से, मतलब सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से उनको संशोधित किया जाता है, लेकिन इसको 368 के अंतर्गत यहाँ अमेंडमेंट नहीं माना जा सकता। अगर अमेंडमेंट की बात करें किसके अंतर्गत होता है, 368 के आर्टिकल आता है। तो फेडरल सिस्टम विद यूनियन बायस, अगर एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय अवस्था की बात करें, एकात्मक क्या होता है, यूनिटरी बायस, इस बायस ऑफ फेडरल सिस्टम की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेबलाइज फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेबलाइज फेडरल, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक फेडरल सिस्टम की तरह, गवर्नमेंट की तरह कैसे काम करती है, जैसे टू
तो आपको पहले ये बता देती हूँ कि फेडरल और फेडरेशन क्या होता है, मतलब फेडरल सिस्टम और क्या होता है। फीचर ऑफ द फेडरेशन का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर दो गवर्नमेंट होती है, मतलब सेंटर में अलग होती है, स्टेट में अलग होती है, डिवीजन ऑफ पावर्स होते हैं। सेंटर का अलग पावर होता है, स्टेट का अलग पावर होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लिखा हुआ संविधान होता है, लिखित संविधान होता है। सुप्रीमेसी या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम होता है। जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो क्या मतलब पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। ठीक है, अगर पार्लियामेंट कोई कानून बना दे तो उसको तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या करेगा हमारा वो क्या अपना जो सुप्रीम कोर्ट है उसको बर्खास्त कर सकता है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब रिजिडिटी की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्या रिजिडिटी इतनी होती है कि उसको अमेंड करना है बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है, उसको रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका। और बाइकैमरलिज्म मतलब द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब स्टेट की अलग सदन, राज्य की अलग सदन, जैसे कि आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद एक से नहीं होता, जिसकी बात करें। ठीक है, यूनिटी और नॉन फेडरल फीचर। और अगर हम यूनिटी की बात करें, नॉन फेडरल फीचर की बात करें, तो इसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, मतलब सेंटर की सुप्रीमेसी होती है सारे स्टेट पे। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है, केवल एक पूरे पूरे देश का एक कानून, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। ओके, तो सिंगल सिटीजनशिप होगा, एक एकल नागरिकता होगी, मतलब एक ही नागरिकता होगी। ऐसा जैसे कुछ देशों में क्या होता है, सेंटर की अलग नागरिकता होती है, स्टेट में अलग अलग सारे स्टेटों की अलग अलग नागरिकताएं होती हैं। ठीक है, तो हम ये क्या है, सिंगल सिटीजनशिप किसका फीचर है, ये नॉन फेडरल का है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल होता है कि आप इसमें अमेंडमेंट आराम से कर सकें। ठीक है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सही नहीं है तो आप उसमें आराम से अमेंडमेंट कर सकें। तो ये फेडरल और नॉन फेडरल के फीचर आपको बताएंगे। तो इंटीग्रिटी जुडिशरी, जुडिशरी जो होती है जुड़ी हुई होती है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट वगैरह सबसे जुड़ा हुआ होता है, इंटीग्रिटी होती है। अपॉइंटमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, तो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है सेंटर द्वारा होता है, मतलब जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, सेंटर सारे गवर्नर को क्या करता है, नियुक्त करता है सारे राज्यों में। ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस वगैरह जो सर्विसेज होती हैं वो ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत। जैसे यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद आप डीएम बनते हैं, तो जाके सेंटर से के नुमाइंदे होके आप जाके स्टेट में बैठते हैं और वहाँ का कार्यभार देखते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन आपको पता है, इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है ये आप बताएंगे। ठीक है, और इमरजेंसी प्रोविजन मतलब जब इमरजेंसी लगती है तो सेंटर का डोमिनेंस हो जाता है पूरे स्टेट पर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। फेडरल नॉन फेडरल के बारे में आपको मैंने बताया, जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो चीज़ें नहीं समझ में आती आप उसको पूछ सकते हैं, आपको कितनी बार बताएं ये चीज़ें। ठीक है, तो समझिए, पढ़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सबको शेयर करिए। बहुत मेहनत की जाती है, आपको ये लेक्चर बनाने में आपको लगता होगा कि समय नहीं लगता, लगभग 3-4 घंटे का टाइम भी लगता है। पढ़ना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, उसके बाद लेक्चर बनता है आपका, उसके बाद समझाना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, तो इस चीज़ को आप समझिए। और इतना मेहनत अगर किया जा रहा है तो फायदा उठाइए ना, आपको बना बनाया खिचड़ी मिल रहा है तो खाइए आराम से। और सॉरी अगर आपको मेरी भाषाएं बुरी लगी हो तो जस्ट ए जॉक ऑफ आर्ट, डोंट बी सीरियस। ओके, ये मैं मजाक कर रही हूँ, वैसे मजाक ये नहीं कर रही हूँ कि आप शेयर मत करिए, सब्सक्राइब करिए, मतलब इसको लाइक करिए और जो कमियां हैं उसको बताइए। और लेक्चर आपको अगर अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट करिए। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।